हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर शुरू किया था और हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ हम लोग कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हमारी ग्रुप्स में और पीरियड्स में किस तरीके से वैरी करती हैं। तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक कैटेगरी हमारी होती है टिपिकल एलिमेंट्स की, ठीक है। एक होते हैं हमारे टिपिकल एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स हमारे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड, जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखे तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोल देते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। इनमें मेनली आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आता है हमारा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनको हम लोग बोल देते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी का मतलब मेनली क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक दूसरे को रिपीट कर रही हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि व्हेन द प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। और इसका मेन रीजन क्या है? रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? रीजन है हमारा सेम या फिर कहें अकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हमारी आ रही है तो उसके कारण जो हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती है वो कैसी हो जाती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो मेन रीजन यहां पर क्या होने वाला है? मेन रीजन है हमारा यहां पर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का होना, ठीक है। इसके बाद हमारे यहां पर कुछ देखेंगे एक टर्म आता है शेल्स, ठीक है। शेल्स और ऑर्बिट्स। शेल्स और ऑर्बिट्स हमारे वो पाथ हैं जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। ये होते हैं हमारे शेल और ऑर्बिट्स। अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेल्स की, तो अगर डाउन अ ग्रुप देखें, नीचे अगर जाएं हम पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पर हमारे टॉप टू बॉटम से नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी। नंबर ऑफ शेल्स हमारी सक्सेसिवली इंक्रीज करेगी, मतलब एक एक बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस सक्सेसिवली, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन की बात करें फिर सोडियम की बात करें तो सोडियम में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक शेल और एक्स्ट्रा होने वाला है हमारा, ठीक है। जैसे बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,7। क्लोरीन का क्या है? 2,8,7। ब्रोमीन का क्या है? 2,8,18,7। 2,8,18,7। और आयोडीन का क्या है? 2,8,18,18,7। 2,8,18,18 और 7। अब जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है आपकी? बढ़ती जा रही है। यहाँ नंबर ऑफ शेल्स 2 है, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 5 हो गई। तो आप नीचे जा रहे हैं, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? हैलोजन का ग्रुप है। तो हैलोजन में जब हम नीचे जा रहे हैं तो ये हमारे क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक पीरियड में मूव करेंगे, एक पीरियड के अक्रॉस मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर अक्रॉस अ पीरियड अगर आप मूव करें तो नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होंगी। तो यहां पर हमने देखा नंबर ऑफ शेल्स गोइंग डाउन अ पीरियड। अगर आप ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो क्या होगा? हमारी नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी? सेम होती है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स हमारी हो जाएंगी यहां पर सेम। नंबर ऑफ शेल्स में हमारा कोई भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है वैलेंसी। हमारा यहां पर वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखाता है। वैलेंसी हमारे एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी दिखाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। और ये क्या है? एक तरीके से ये हमारा वैलेंस शेल में
ठीक है, या ये ऐसा कहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई एटम एक्सेप्ट या डोनेट या शेयर कर सकता है, या इसको ऐसे भी कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, कितने डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, या फिर शेयर, ठीक है, शेयरिंग भी हो सकती है। तो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और शेयरिंग भी कर सकता है, वही उसी क्या कहलाती है, वैलेंसी, ठीक है, वही उसी क्या कहलाती है, वैलेंसी। अगर वैलेंसी की बात करें तो हम डाउन अ ग्रुप अगर देखें, ठीक है, अगर डाउन अ ग्रुप देखें, देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, हमें दो ही तरीकों से देखनी है, एक है डाउन द ग्रुप, एक है अक्रॉस द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप देखें तो सबकी वैलेंसी क्या होगी, यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वैलेंसी हमारी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेम। क्यों सेम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम रहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज सेम इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। सोडियम में भी एक रहेगा, पोटेशियम उसके नीचे जो है उसमें भी हमारा एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो वैलेंसी है ये डिपेंड किस बात पे कर रही है, वैलेंसी मेनली डिपेंड कर रही है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये तो था डाउन द ग्रुप। अगर हम देखें अक्रॉस द पीरियड, अगर हम वैलेंसी को देखें अक्रॉस द पीरियड, तो अप टू ग्रुप 14 तक तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अप टू ग्रुप 14 हमारी वैलेंसी इंक्रीज करेगी, और ग्रुप 14 तक कितनी होती है वैलेंसी, 4। फिर उसके बाद जो है हमारी वैलेंसी डिक्रीज करने लग जाएगी, उसके बाद हमारी वैलेंसी क्या करने लग जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से हमारी जो वैलेंसी है वो वेरी कर रही है। तो ग्रुप 14 तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद हमारी वैलेंसी डिक्रीज करती है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 या 4, ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, इनकी वैलेंसी हो गई 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें ये टेंडेंसी है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 वाले जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे लगभग क्या होंगे, एक तरीके से ये सब हमारे मेटालिक कैरेक्टर दिखाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी वैलेंसी होती है लगभग मान लीजिए 5 6 या 7, अगर किसी की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 या 7 है, तो ये कितनी वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, 8 - 6 और 8 - 7, ठीक है। तो मतलब कितनी हो गई, अल्टीमेटली वैलेंसी देखें तो हमारी हो गई 3 2 और 1। तो यहां जितने लास्ट में अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे फ्लोरीन में कितने हैं, 7 है, तो वो नॉर्मली क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा। तो मतलब जो डोनेट आसानी से कर दे वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा, और जो एक्सेप्ट आसानी से कर ले वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा। क्योंकि मेटल्स में क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और नॉन मेटल्स में हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो जिसके लास्ट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैलेंसी कितनी हो गई, 3, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 2 डोनेट कर दे, 3 या 4 को भी डोनेट कर सकता है। तो ये तो थी हमारी वैलेंसी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब शुरू करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है एक डाउन द ग्रुप, ठीक है, और अक्रॉस द पीरियड। मतलब ये प्रॉपर्टीज हमारी डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करेंगी और अक्रॉस द पीरियड कैसे वेरी करने वाली है। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारा एटॉमिक साइज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो मेरा वो है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की बात करें तो ये वो डिस्टेंस होता है जो आपके न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आपकी वैलेंस शेल तक है। मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल होती है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये मेरा होता है एटॉमिक साइज, ये बोला जाता है, ठीक है। ये है मेरा एटॉमिक साइज। तो अब
बात आता है कि एटॉमिक साइज नीचे जाने पर, अब जैसा कि आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स तो हमारी सेम रहती है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन एक बात क्या होती है, अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाएं, ठीक है, तो यहां आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्योंकि बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी जो शेल्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस की तरफ बहुत स्ट्रांगली क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो साइज क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा, साइज डिक्रीजेस। और ये कहां तक होगा, ये हैलोजेंस तक साइज डिक्रीज होगा सिर्फ, मतलब फ्लोरीन वाले ग्रुप तक। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी आपकी इनर्ट गैसेस आ गई, ठीक है, इनर्ट गैसेस की बात करें, इनर्ट गैसेस के केस में हमारा साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल हो गया। तो जहां पर हमारी स्टेबिलिटी आ गई वहां पर हमारा साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे वेरिएशन का मतलब एटॉमिक साइज का वेरिएशन। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, अक्रॉस अ पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हैलोजन तक, उसके बाद ये हमारा इंक्रीज कर जाएगा। और क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपका अक्रॉस द पीरियड जाने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शेल्स क्या होती जा रही हैं आपकी, ठीक है, शेल तो आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट रहने वाली, क्योंकि पीरियड सेम है तो शेल आपकी कांस्टेंट होगी, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके बढ़े तो यहां आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आपका जो साइज है वो बहुत स्ट्रांग, मतलब जो आपकी शेल्स हैं वो आपके न्यूक्लियस की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगी, तो साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो इनर्ट गैसेस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, ये आपकी मोस्ट स्टेबल है, ये हमारी मोस्ट स्टेबल हो गई, ठीक है, स्टेबिलिटी के कारण इनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर साइज की बात करें यहां पर तो फ्लोरीन, ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन आपका सबसे छोटा एलिमेंट हो गया अपने ग्रुप में, ठीक है। तो अब बात करते हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटीन हो गया, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है उसका साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, ये हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिटीन सबसे नीचे आता है, तो जो सबसे नीचे है उसमें नंबर ऑफ शेल सबसे ज्यादा होंगी। भले ही सारे एलिमेंट्स हमारे बहुत राइट पर आ रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो सबसे ऊपर रखा हुआ जो एलिमेंट है उसका साइज सबसे छोटा होगा, और सबसे नीचे रखा हुआ एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन अक्रॉस अ पीरियड और इन अ ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 17 ग्रुप तक तो घटेगा, लेकिन उसके बाद इनर्ट गैसेस में ये बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस की बात करें, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल मतलब सबसे आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा मेरा एटॉमिक साइज। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नेक्स्ट देखिए हमें देखना है यहां पर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से दो फैक्टर्स हो गए, पहला हो गया हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है, पहला हो गया हमारा एटॉमिक साइज, दूसरा हो गया मेरा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, दूसरा हो गया मेरा न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखें, अगर एक ग्रुप में नीचे आए तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब मेरे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर बहुत आसानी से निकल सकते हैं, तो उस केस में हमारा मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है अगर एक ग्रुप में हम नीचे जाए। क्यों, क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज हमारा बढ़ रहा है,
तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये जो है मेरा जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर्स डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से डोनेट कर देगा वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा, और जो आसानी से डोनेट ना करके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा वो मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा। यहां पर जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है। तो इसके बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देगा, यहां से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, Na+। तो इस पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। सेम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282, ठीक है, 282। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, 2, तो -2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, Mg2+, ठीक है। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, मेटालिक कैरेक्टर किसी ग्रुप में। तो नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा मेरा मेटालिक कैरेक्टर होने वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की भी टेंडेंसी दिखाता है, लेकिन हाइड्रोजन में अगर आप माइनस इलेक्ट्रॉन कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये एक तरीके का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से निकाल दें वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाते हैं। तो मेटल्स नॉर्मली आपके अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर अक्रॉस अ पीरियड, अगर ऐसे पीरियड में जाए तो मेटालिक कैरेक्टर यहां इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है ऐसे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा हमारा मेटालिक कैरेक्टर, वो इसलिए करेगा क्योंकि हमारे यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो सीधी सी बात है हमारी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो घटती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप जाएं सोडियम से जाएं आप क्लोरीन की तरफ, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन की तरफ, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 और 7। तो जब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेट सी बात है ये 7 को डोनेट नहीं करेगा, वो बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन ये क्या कर लेगा, एक को एक्सेप्ट कर लेगा। तो F+ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा F-, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लोराइड आयन बना लेगा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो अब ये कब होगा, अप टू ग्रुप 17, ऐसा कब तक होगा, अप टू ग्रुप 17 तक ही होगा, क्योंकि इनर्ट गैसेस तो एक्सेप्ट करेंगी नहीं इलेक्ट्रॉन्स, ना वो एक्सेप्ट करते हैं ना वो डोनेट करते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते। तो यहां तक हमारा 17वें ग्रुप तक देखा जाए तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑपोजिट नेचर देखा गया, नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो यहां मैं लिख लूं नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। एक चीज बढ़ रही तो उसकी ऑपोजिट चीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी यहां पर जाने में, ठीक है। तो अब जैसे देखें आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में देखें, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, एक ही पीरियड की बात करें तो ये दोनों मेरे मेटल्स हो जाते हैं, ठीक है, ये मेरे मेटल्स हो गए, ये मेरे एक्चुअली मेटेलॉइड्स कहे जाते हैं, मेटेलॉइड्स मतलब इनको हम मेटल्स की तरह भी कुछ जगह बिहेव करते हैं, कुछ जगह हमारे नॉन मेटल्स की भी तरह बिहेव करते हैं। और ये तीनों क्या हो गए, नॉन मेटल्स, ये तीनों क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका मेटल से नॉन मेटल कैरेक्टर बनता जाएगा, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आपका नॉन मेटल से मेटालिक कैरेक्टर बनेगा। एक ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मैंने आपको बताया क्यों, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं यहां पर, तो डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पीरियड के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अगला देखते हैं यहां पर केमिकल रिएक्टिविटी। तो देखिए केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी आपकी मेनली इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट करने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है। तो ये मेनली डिपेंड्स अपॉन, मैं लिख दे रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो डोनेट या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर डाउन अ ग्रुप देखें, ठीक है, डाउन अ ग्रुप देखें तो आपका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में घटता जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, या केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहां पे लिख देता हूं सीआर, सीआर मतलब केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, एक ग्रुप में नीचे जाने में। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ग्रुप में अगर हम नीचे जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर एक पीरियड की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, तो सोडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहां पर सोडियम की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा, तो मैं लिख दूंगा मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। और सिलिकॉन जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव है। दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव, मतलब सोडियम से अगर मैं आगे बढ़ूं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। इलेक्ट्रॉन्स को मेनली देखिए यहां पर किस पे डिपेंड करेगा, डोनेट करने की ही टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा, एक्सेप्टेंस की टेंडेंसी पे थोड़ा कम डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां ये बहुत आसानी से लूज कर सकता है, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे तो सिलिकॉन आपका लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन फिर अगर देखें क्लोरीन, तो क्लोरीन आपका मोस्ट रिएक्टिव हो गया, क्लोरीन भी आपका क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया। ठीक है, नॉन मेटल हो गया। मेरा सोडियम क्या था यहां पर, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। तो एक पर्टिकुलर पीरियड में पहले तो केमिकल रिएक्टिविटी घटेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले तो घटेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, और ये मेनली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं, कितनी आसानी से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत है, यानी बहुत ज्यादा उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सीधी सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। या हम कहें जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, उसको जरूरत है, अफिनिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और मेटल्स में जनरली क्या होती है, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी नीचे ग्रुप में जाने पर बढ़ती है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस है उस पर आपका फोर्स कम होता जा रहा है, तो फोर्स कम होगा तो उसे बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो जितनी आसानी से बाहर निकाला जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो गई। और एक पीरियड की बात करें तो अपने हैलोजन में देखें, हैलोजन हमेशा सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, और सबसे पहला एलिमेंट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड का वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए हमें यहां पर पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है, वही क्या हो जाती है, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम, मान लीजिए मेरा मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम में से मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको पता है मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो मैग्नीशियम का मैंने क्या बनाया, पहले तो गैसियस एटम लिया प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1, एक बार इसमें एनर्जी ऐड करी तो मेरा कितना हो जाएगा, Mg प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा Mg प्लस, और यहां लिख देंगे प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है Mg के लास्ट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसमें से एक और निकाला जा सकता है। अब क्या करेंगे, Mg प्लस ये जो गैसियस है प्लस आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी बार अब एनर्जी सप्लाई करें तो यहां बन जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यहां पर ये है मेरी सेकेंड, ये मेरी पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, ये मेरी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। अब थर्ड मान लीजिए ये Mg2 प्लस है। अब यहां तक तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैग्नीशियम क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है मैग्नीशियम की हमारी, ये होती है हमारी 2 8 2, तो बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब कितने बचे बैलेंस में, 8, और 8 वाला क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान नहीं होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसका ऑक्टेट तोड़ने के लिए। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने ऑलरेडी निकाल दिए, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3, ये क्या बन जाएगा, Mg3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई तीसरी एनर्जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी वाली होगी, ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी। यहां से आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये भी हमारी 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करने वाला है। पहला होता है हमारा एटॉमिक रेडियस या साइज, एटॉमिक रेडियस या साइज। दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। अब आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड कैसे वैरी करेगी। देखिए, अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे की ओर जाएं तो आपको पता है हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज हमारा बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हमारे न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो जब बहुत आसानी से निकल जाएगा तो मतलब बहुत थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करूंगा तो भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जाने पर ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज आपका बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो वी विल हैव टू सप्लाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। तो नीचे जाने पर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट देखें, ये देखिए टॉप टू बॉटम है। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट देखें तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है तो ये डेफिनेट सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि हम यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें, इनर्ट गैसेस की, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, वो हाईएस्ट होगी एक पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है, तो क्यों हाईएस्ट होगी, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल। ये स्टेबल हो गए, अब ये ना इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इनकी अगर स्टेबिलिटी हो गई तो डेफिनेट सी बात है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो एक शॉर्ट लिख लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे कम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा तरीका।
ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, तो ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने यहां पर देखा। तो इसको मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर से भी अगर हम रिलेट करें तो जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम लोग मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से भी मतलब रिलेट कर सकते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, तो मतलब उसमें कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं होती, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए उसमें हमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो ये वाला मॉड्यूल हमारा यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।